आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल। वजीर आजम ने स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान से की बात। इस स्कीम से अब तक करोड़ों छोटे कारोबारियों को फराहम की गई 33 लाख करोड़ रुपए की माली मदद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लिया जायजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम से की मुलाकात। कहा, यह खुसूसी दौरा हमारी गहरी दोस्ती की करता है तस्दीक। मुस्तकबिल में मजीद मजबूत ताउन की राह करेगा हमवार। पुर्तगाल के दौरे पर गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की पार्लियामेंट का किया दौरा। पुर्तगाली पार्लियामेंट के स्पीकर ने सदर मुर्मू को पार्लिमानी तरीक़ाकार से कराया वाकिफ। सदर आज लिस्बन में भारतीय बिरादरी से करेंगी खिताब। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे के पहले मरहले में पहुंची लंदन। वो भारत बरतानिया इक़्तिसादी और माली बातचीत की 13वीं वजारती मीटिंग समेत कई अहम प्रोग्रामों में करेंगी शिरकत। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर से इस्तेफादा कुनंदगान को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। वजीर आजम ने मुस्तफीद होने वालों को मुबारकबाद दी और बताया कि किस तरह ये स्कीम लोगों की जिंदगियों को बदलने में मदद कर रही है। ये उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मददगार साबित हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान इस्तेफादा कुनंदगान ने मुद्रा स्कीम पर अपने तजुर्बात भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि मुद्रा स्कीम का फायदा उठाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं सालगिरह के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर इस्तेफादा कुनंदगान के साथ खुसूसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्तफीद होने वालों को मुबारकबाद दी और बताया कि किस तरह ये स्कीम लोगों की जिंदगियों को बदलने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मुद्रा स्कीम के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के बगैर जमानत के कर्जे दिए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मुद्रा योजना मोदी की तारीफ के लिए नहीं है। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा स्कीम को मुल्क की तरक्की में एक खामोश इनकलाब करार दिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत के नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप का हुनर है। अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पीएम ने मुद्रा योजना को किसी भी हुकूमत के लिए आँख खोलने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से मुल्क के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला मिलता है। इसमें खवातीन की सबसे ज्यादा तादाद आगे आई है। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान इस्तीफादा कुनंदगान ने मुद्रा योजना पर अपने तजुर्बात भी बताए। उन्होंने बताया कि मुद्रा स्कीम का फायदा उठाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न सिर्फ माली शमूलियत को फरोग देती है, बल्कि जमीनी सतह पर समाजी और इक्तिसादी तौर पर मजबूती देती है। SC, ST और OBC जुमरे के लोग भी इस स्कीम के बड़े मुस्तफीद होने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने इससे फायदा उठाया और अपनी माशी और समाजी हालत बेहतर की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए मुद्रा स्कीम के मुस्बत असरात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बेमिसाल असरात के बारे में तफसील से बात की। PM ने मुद्रा स्कीम को एक जामी विजन का हिस्सा करार दिया। PM ने कहा कि इसका मकसद ज़मीनी सतह पर लोगों की कारोबारी सलाहियत, इख्तरा, तख्लीकी सलाहियतों और खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाना है। PM ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को मुद्रा स्कीम का ये पैगाम है कि हुकूमत को उनकी सलाहियतों पर भरोसा है। स्कीम की ज़बरदस्त कामयाबी का जिक्र करते हुए PM ने कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ कर्जे दिए गए हैं। PM ने कहा कि कांग्रेस और उसका निज़ाम इस पहल पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में कर्ज देने से NPA का मसला पैदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके पर भरोसा करती है। आज इस स्कीम के नताइज ने तमाम कयास आराइयों और सवालात को गलत साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने इस स्कीम की तारीफ की और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस स्कीम को खवातीन और पसमानदा तबकात की माशी तरक्की में संगे मील करार दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें 50% से ज़्यादा बेनिफिशियरीज SC ST समाज से हैं और सबसे ज़्यादा लोन लेने में आगे महिलाएं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान विजन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के एम्पावरमेंट का एक सक्सेस मॉडल है। विपक्ष के लोग रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन को कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने हार्वर्ड से होने का दावा किया था वो 70 साल तक गरीबों का अकाउंट नहीं खोल पाए। आज 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और नीयत और एग्जीक्यूशन ने ये बता दिया कि आज भारत जब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का है और इसमें मुद्रा योजना वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालूमात का इश्तराक करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा, दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत UAE जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है। ये खुसूसी दौरा हमारी गहरी दोस्ती की तस्दीक करता है और मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत ताउन की राह हमवार करता है। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम जो अपने भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने आज वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई अहम उमूर पर दो तरफ़ा बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि हमदान बिन मोहम्मद के हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे के आगाज़ पर उनका खैर मक़दम करना बहुत खुशी की बात है। वज़ीर ख़ारजा ने वसी ताउन और मुतहरिक ताल्लुक़ात के लिए वली अहद के मुस्बत जज्बात को सराहा।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। सदर ने अपने दौरे के दूसरे दिन पुर्तगाल की पार्लियामेंट का दौरा किया और पार्लियामेंट के स्पीकर होजे पेड्रो ब्रांको के साथ वफूद की सतह पर बातचीत की। इस दौरान पुर्तगाली पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी सदर मुर्मू को पार्लिमानी तरीक़ाकार से आगाह किया। सदर मुर्मू आज लिस्बन में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करेंगी। इसके अलावा महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद वो राधा कृष्ण मंदिर भी जाएंगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रियासत में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों के ताल्लुक से राजभवन में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और कामों का जायजा लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में 3 और तंजीमें हुर्रियत से अलग हो गई हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मालूमात देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिखा, 3 मज़ीद तंजीमों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने खुद को हुर्रियत से अलग कर लिया है। इससे वादी के लोगों का आइन पर एतमाद जाहिर होता है। मोदी जी का मुत्तहिद और ताकतवर भारत का ख्वाब आज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब तक ऐसी 11 तंजीमें अलहदगी पसंदी को तर्क कर चुकी हैं और इसके लिए अपने गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का ऐलान भी कर चुकी हैं। इस पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों के लिए कोई जगह नहीं है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन की झलक साफ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अमन शांति और पीस जो 2019 के बाद हुआ, उसका आउटपुट है, उसकी रिफ्लेक्शन है कि कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल तक जो नाम नहाद आज़ादी या दूसरी चीज़ों पे यकीन रखते थे, आज उनको भी महसूस हुआ, उनको भी इस बात का पता चला है कि वो एक गलत मांग थी, गलत प्रोपेगेंडा था जो पाकिस्तान की शह पे वो लोग करते थे। और जो पाकिस्तान से पैसा आता था इन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए, वो हवाला फंडिंग भी 2019 के बाद सारी रुक गई है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बदले हुए भारत में और बदले हुए जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों के लिए कोई जगह बची नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी वक्फ एक्ट पर हंगामा हुआ। ऐवान में हुक्मरान पार्टी और बीजेपी के मेंबरान असेंबली के दरमियान हाथापाई भी हुई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एमएलए के दरमियान भी बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली वक्फ एक्ट पर असेंबली में बहस कराने के मुतालबे पर बज़िद रहे। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ की मुखालफत की। क़ब्ल अज़ीं पीर को जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ एक्ट पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। हुक्मरान जमात के एमएलएज़ ने इस मुस्लिम मुखालिफ करार दिया, जबकि बीजेपी ने इसकी शदीद मुखालफत की। वक्फ कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है। जो अतिक्रमणकारी शक्तियां हैं जिससे कि वक्फ कोई भी जमीन को घोषित कर दे अपनी, वो बंद हुआ। अब सामाजिक न्याय भी इससे साधा जाएगा। ये गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर है। ये संविधान में विश्वास रखने वाले लोग बनाम वो ताकतें हैं जो कब्जा करना चाहती है। कब्जा माफिया है, जो माफिया वक्फ के नाम पर काम करता है। ये सुशासन का सबसे बड़ा एक हथियार है। भ्रष्टाचार बनाम सुशासन का मामला है। पर अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दल हो या कुछ ऐसे संगठन हो, वो लगातार वोट बैंक के नाम पर एक सुधार, एक संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुशासन के साधन का विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर सिलसिलेवार बम धमाकों के लाइव बम केस में 4 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जयपुर की खुसूसी अदालत ने सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को कसूरवार पाया और मंगल को सजा का ऐलान किया। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार धमाका हुआ। जयपुर में यके बाद दीगरे 8 बम धमाके हुए। चांदपोल बाजार में एक मंदिर के करीब से एक बम मिला था, जिसे बाद में नाकारा बना दिया गया। इसमें 71 लोगों की जानें गई थीं। चारों को जयपुर बम धमाकों से मुतालिक 8 अलग अलग मुकदमात में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में मार्च 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था।
दिल्ली में दरअंदाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फॉरेन सेल टीम ने 5 गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया है। एक खुसूसी ऐप से लैस 5 मोबाइल फ़ोन इन तमाम तारकीन से बरामद हुए, जिन्हें वो बांग्लादेश में अपने अहल खाना से बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस इन लोगों से पूछगछ कर रही है और बाकी मालूमात हासिल कर रही है। बरतानिया और ऑस्ट्रिया के 6 दिन के दौरे पर गई वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पहले मरहले में पीर की शाम लंदन पहुंची। वहां भारतीय हाई कमिश्नर ने हाथरो हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। मालियाती वजीर कल लंदन में भारत बरतानिया इक़्तिसादी और माली बातचीत EFD की 13वीं वजारती बातचीत में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो बरतानिया और ऑस्ट्रिया की थिंक टैंकों, सरमायाकारों और कारोबारी दुनिया की अहम शख्सियात के साथ तबादला ख्याल करेंगी। इस दौरे में कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाने के मुताबिक 13वां EFD दोनों ममालिक के दरमियान अहम 2 फरीक़ी प्लेटफॉर्म हैं। ये सरमायाकारी के मामलात, मालियाती खिदमात और मालियाती जवाबित, UPI, टैक्स मामले और गलत माली लेन देन के हल समेत माली ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं में वाज़ेह तौर पर ताउन के मौके फराहम करते हैं। दिल्ली हुकूमत दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ क्रैक डाउन करेगी। जी हाँ, SDM की क़यादत में एक तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी। पेश है हमारे नुमाइंदगार ग्रीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। जैसे ही मुल्क की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीसों में इजाफा करके वालिदैन की जेबों को मजीद खाली कराने की कोशिश की, दिल्ली की रेखा हुकूमत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हाँ, पीर को दिल्ली के वजीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि SDM की क़यादत में एक कमेटी हर स्कूल का दौरा करेगी और 1677 स्कूलों का मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट पर अमल करना होगा। आशीष सूद ने पिछली हुकूमत यानी आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत ने स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में सिर्फ 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया है। पहली बार SDM के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने SDMs को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली के वजीर तालीम आशीष सूद ने कहा कि वजारत तालीम के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली की रेखा सरकार ने ये वाज़ेह कर दिया है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे और वो दिल्ली में तालीमी मैदान में शफाफियत और बुनियादी तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि वे कमेटियां बनाएं और स्कूलों के अंदर ऑडिट कर 18 सवालों के जवाब मांगें। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन जिन स्कूलों ने अपनी स्कूलों की फीस बढ़ाई है उनका डाटा अगले 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। शुमाली भारत में गर्मी बढ़ने लगी है और दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा है। कई रियासतें गर्म हवाओं की जद में हैं।
दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्म हवाओं के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पीर को मशरक़ी राजस्थान के बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुजरात के कुंडला का दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, मुँह पानी से चल रहा है। बढ़िया, इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है, पिछले साल से तो मुझे इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी चाहते हैं और सरकार से जुड़ना चाहते हैं तो आप बगैर किसी परेशानी के सरकार के ई मार्केट प्लेटफॉर्म GEM पर अपने खदमात और मसनूआत की फहरिस्त बगैर किसी परेशानी के बना सकते हैं। GEM की स्टार्टअप रनवे स्कीम का क्या है फ़ायदा, देखिए हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। जेम अपने आप में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या कुछ शोकेस किया गया है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। हमारे साथ एडिशनल CEO जेम खुद इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप्स के लिए अभी जेम क्या कुछ ऑफर करता है, जेम की खुद की कहानी कैसे स्टार्टअप्स को मदद कर रही है, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए, एक हिसाब से कहा जाए तो हम खुद ही एक स्टार्टअप है। 2016 में भारत सरकार ने हमको नामित किया, हमको इंसेप्ट किया और तब हम 422 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रहे थे। आज हम 5,40,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो हम एक अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है स्टार्टअप का, और हम चाहते हैं कि यही एक्सपीरियंस बाकी स्टार्टअप्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अनुभव करें। अभी तक 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमसे जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस की तो उन्होंने लगभग 38,500 करोड़ का बिज़नेस मिला है स्टार्टअप्स को ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन हमारे GMV में बढ़े। आज की तारीख में एवरेज 2.88% का है। हम चाहते हैं कि वो आगे चल के हो सकता है 5% का कंट्रीब्यूशन करे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10% भी हो सकता है। फाइनली ये जो स्टार्टअप्स के लिए आपने एक नया रनवे बनाया है, वो क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या कुछ फ़ायदा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली स्टार्टअप रनवे की कल्पना हमने 2019 में कार्यान्वित की थी। इसका आश्रय या आइडिया ये थी कि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जो नॉर्मली कैटेगरी बेस्ड प्रोक्योरमेंट में नहीं आ सकते, उनके लिए हमने क्या किया है कि 14 ऐसे सेगमेंट्स बनाए हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, जो इंटरनेशनली सबको पता है कि जैसे मेडटेक हो गया या क्लीन टेक हो गया, एडुटेक हो गया, ऐसे विशिष्ट जो सेक्टर्स है उनको हमने अलग से एक लिस्टिंग के लिए उसमें काम करने वाले तमाम स्टार्टअप्स को लिस्टिंग करने के लिए एक खाका बनाया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप कोई फिनटेक प्रोडक्ट है आपका, तो आप उस फिनटेक से संदर्भित जो सेगमेंट है उसमें आप आसानी से विदाउट मच टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसमें आ सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जेम पे अलग स्टोर फ्रंट हमने वोकल फॉर लोकल स्टोर फ्रंट किया हुआ है, उसके माध्यम से आप गवर्नमेंट बायर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप हैं तो खुद आप गवर्नमेंट के इस सबसे बड़े ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बराह रास्त बातचीत करेगा। ट्रंप ने कहा कि ये बातचीत हफ्ते से शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया कि इस बातचीत के जरिए कोई मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप ने चीन पर भी तबसरा करते हुए कहा कि अगर चीन ने अपना 34% जवाबी टैक्स नहीं हटाया तो अमरीका 50% इजाफी ड्यूटी लगा देगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है। रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रूस पर टैरिफ भी नहीं लगाए हैं। साथ ही अमेरिकी सदर ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को इंतहाई खौफनाक करार दिया है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। हर शब नई